मित्रों नमस्कार। अस्तित्व की यात्रा में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं 26 दिसंबर 1984 को एसएस मास्टर के रूप में पहलावास में ज्वाइन किया था और ठीक 2 महीने पहलावास में रहने के बाद 27 फरवरी 1985 को मेरा स्थानांतरण पहलावास से हो गया। अब मुझे नए स्टेशन को लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नारनौल को रिपोर्ट करना था। मैं 28 फरवरी को सुबह 7 बजे नारनौल के लिए निकला और नारनौल में लगातार 8 दिन तक 28 से लेकर 4 मार्च तक लगातार 15-20 बार रोज नारनौल के बीच फटीग करता रहा। कारण एक था, शास्त्री जी ने मुझसे कहा था कि जब आप नारनौल डी ऑफिस में जाएं, वहाँ पर एक डीलिंग क्लर्क है, आप उनसे ये मेरी पर्ची दे दीजिएगा। मैंने वो पर्ची अपने पास रखी। 8 दिन तक मैं कुछ ना कुछ वो कमियां निकालते, ये कागज़ लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ। 4 मार्च को आखिर में किसी एक क्लर्क ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आज को 8 दिन हो गए हैं, रेवाड़ी से 300-400 रुपये रोज आप किराया खर्च कर चुके हो। 50 रुपये इस क्लर्क को दे देते तो अगले दिन आप अपॉइंटमेंट ले लेते और 8-9 दिन की नौकरी आपकी बरकरार रहती, आपको फायदा होता। लेकिन मेरे संस्कार में मैं अपने सारे काम स्वयं करना चाहता हूं। मैं वैसाखियों के सहारे चलने वाला व्यक्ति तो नहीं हूं। जीवन के अनुभव और संघर्ष मेरे जीवन की शैली है। आखिर जब बात बहुत आगे चली गई, 8 दिन हो गए, तो मैंने पता लगाया कि डीओ साहब दफ्तर में क्यों नहीं आ रहे। तो किसी ने कहा कि डीओ साहब आजकल अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और उनका रेजिडेंस भी नज़दीक ही है। तो मैंने विचार किया कि अब मुझे डीओ साहब से मिलना चाहिए। मैं दरवाजे को जा खटखटाया, उनकी पत्नी आई। मैंने कहा कि मुझे डीओ साहब से मिलना एक बहुत ज़रूरी काम है। वो अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बैठने के लिए कहा। मैंने कहा कि सर, आपका कार्यालय जो मरणासन अवस्था में है, उसमें जंगल राज है, वहाँ कोई कार्यशैली नाम की चीज़ नहीं है। वो मेरी तरफ देखते रहे और मैंने कहा कि पिछले 8 दिनों से मैं लगातार आपके कार्यालय में चक्कर काट रहा हूँ। मुझे कभी कुछ कागज़, कभी कुछ, एक बार ही वो लोग मुझे बता देते कि आप ये सब चीज़ें हमारे सामने प्रोड्यूस करें। वो मेरी बात को समझ गए और मेरे साथ चाय पीने के बाद छुट्टी होते हुए कार्यालय में आए और उन्होंने मेरे को बाहर अपने कार्यालय की चेयर थी, उस पर बैठने के लिए कहा और 6-7 कर्मचारियों को अंदर बुलाया और उनसे बात की। क्यों नहीं इस टीचर को आपने अपॉइंटमेंट दिया, कारण क्या थे। काफ़ी देर अंदर जहदोजहद रही, सब मुँह लटकाए हुए अंदर खड़े थे। बाद में वो सब बाहर आ गए, मुझे अंदर बुलाया कि बेटा देखो, मैं शेर कार्यालय के द्वारा जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको एक एसएस मास्टर की जगह होते हुए भी आपके एक स्कूल का प्रमुख बनाकर भेज रहा हूं। आपके कंधों पर दायित्व डाल रहा हूं। आप गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हसनपुर में एज ए हेड के रूप में जाकर अभी ज्वाइन करें। मैं 5 फरवरी को 11 बजे वहां पहुंचा। वहाँ जाकर मैंने ज्वाइन किया और 1-2 घंटे के बाद मास्टर जगमाल सिंह जी वहाँ थे, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। तो मैंने कहा कि सर, मैं रहने के लिए मुझे एकांत स्थान की ज़रूरत है, चाहे वो खेतों के बीच में भी क्यों ना हो, सुविधाएं कम से कम हो, कोई ज़रूरत नहीं है, सामान भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, चोरी चवारी का भी कोई ऐसा डर नहीं होता है, लेकिन मुझे एकांत जगह चाहिए। मास्टर जगमाल सिंह जी मुझे समझ गए थे कि ये आदमी नेचर का प्रेमी है। उन्होंने कहा ये व्यवस्था हो जाएगी। वो मुझे अपने घर लाए और उनका एक पुराना मकान दुछत्ती, जिसको चौबारा बोलते हैं, बिल्कुल एकांत के अंदर चारों तरफ 8-10 घर थे जो खंडर अवस्था में थे और ऊपर एक बहुत सुंदर चौबारा बना हुआ था। मैंने कहा कि ये मेरे लिए स्टेबल है। मैं वहाँ पर रहा और उन दिनों दिनचर्या मेरी साधना की थी। पैसे का उन दिनों बिल्कुल अभाव था। पहलावास और हसनपुर मिडिल स्कूल कोरियावास के जो 9-10 महीने हैं, ये मेरे जीवन के धन से अभाव का हमेशा ग्रस्त रहा है।
मैंने 3 महीने अन्न नहीं खाने का व्रत लिया। दूध मांस जगमाल सिंह जी से 1 किलो उधार में आ जाता था। सब्जी वाले से घिया, तोरई, इस तरह की सब्जियां उधार में आ जाती थी। और मैंने 50 केजी बाजरा मास्टर जगमाल जी के संपर्क करके चिड़ियाओं को खिलाने के लिए उधार में ले लिया कि जब तनख्वाह मिलेगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। बस 3 महीने कभी दूध ले लेना, सुबह छाछ, कभी रायता बना लेना, इन्हीं के सहारे मेरी साधना चलती रही। जब मैं बैठता था तो चिड़िया, पक्षी, कबूतर, इन तरह के जीवों से बहुत अधिक प्रेम हो गया था। और गर्मी के दिनों में जब मैं बैठता था, गर्मी के अंदर पसीने पसीने होता था पूरे शरीर, तो उसके बाद शरीर में शीतलता आ जाती थी। पक्षी मेरे फ्रेंडली हो गए थे जब मैं बाजरा चारों तरफ दिन में 3-4 बार डालता था। और जब साधना में बैठता था तो पक्षी मेरे सर के ऊपर, कंधों के ऊपर, चिड़ियाएँ खूब बींट कर देती थी और बैठी रहती थी, चींची करती रहती थी, क्योंकि साधना में मैं हिलता तो बिल्कुल नहीं था और वो पूरा एंजॉय करती थी। जब मैं उठता था तो नहाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे शरीर के ऊपर जब चिड़ियाएँ बैठती थी उनकी बीटें मेरे ऊपर हो जाती थी और मुझे उसमें बहुत अधिक सुख मिलता था। इन दिनों साधना चरम अवस्था पर थी। एक दिन रात को मैं ध्यान करके बैठा था तो 3:30 बजे गुरुदेव सपने में आए और आने के बाद उन्होंने अपना तुरंत चेहरा मेरी तरफ से विमुख कर खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि नाराज हो गए और मैं सूक्ष्म अवस्था में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और जब मेरी आँख खुली तो मैं देखा कि मैं अपने बिस्तर के ऊपर हूँ और मेरी आंखों में पानी आ गया और सूक्ष्म में ही मैं रो रहा हूँ। मुझे बहुत उससे वेदना हुई। अगले दिन मैंने गुरुदेव को लेटर लिखा उस स्थिति के बारे में। मित्रों, इन दिनों संसार नाम की कोई चीज़ मेरे जीवन में नहीं थी। क्या भूख, क्या प्यास, क्या धन, क्या दौलत, मान सम्मान, नाते रिश्ते, घर परिवार, मेरा एक ही काम था, साधना करना, हर सांस और गुरु के प्रति समर्पित। यही मेरा जीवन था। बहुत कठोर साधना इन दिनों चली हुई थी। कोई किसी तरह का काम नहीं, कोई संसार नाम की चीज मेरे पास नहीं थी। बच्चों में 6 घंटे स्कूल को मैं आकर संभालना, उनको खुद पढ़ाना, उनसे प्रेम करना और उसके बाद आके 18 घंटे अपनी दुनिया में रहना। गुरु का प्रेम और गुरु का इश्क मेरी जवानी को जलाए जा रहा था। गुरु के इश्क ने मुझे पागल कर दिया था। मैं सब कुछ गुरु पर न्यौछावर कर रहा था। कपड़े, वेतन, भोजन, वस्त्र, सब कुछ। इन अवस्थाओं में मेरा शरीर जलकर राख हो रहा था। मैं दुबला पतला हो गया था, मेरी हड्डियां से निकल आई थी, मेरे गाल पिचक गए थे। और ये जो अग्नि सी साधना की, ये मुझे चरम अवस्था के ऊपर ले जा रही थी। उन दिनों के आध्यात्मिक अनुभव मेरे जीवन के बहुत गहरे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इस च्यवन ऋषि की भूमि पर ये 9 महीने की जो मेरा वहाँ पर पीरियड रहा है, ये मेरी साधना का बहुत चरमोत्कर्ष काल रहा है। और इन दिनों मुझे गुरुजी के द्वारा बहुत सारी प्रेरणाएं और सूक्ष्म रूपी तरंगों के द्वारा जीवन के मार्ग के आने वाले समय के अंदर मुझे आभासित हुआ था कि आने वाले समय में ये भूमि, ये पर्वत, ये पहाड़, ये अरावली की पहाड़ियाँ अपने आप में कितनी मनमोहक हैं। इनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।